हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश कर। रैपिड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सीजीपीएससी एई का जो पेपर 1 हुआ था उसका आंसर की काइंड ऑफ आंसर की और थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशंस बताता जाऊंगा मैं। ठीक है ना। तो उसे बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे करना है, सब्सक्राइब बटन दिख रहा है रेड बटन, इस पर क्लिक करोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और यहाँ पे जो बेल आइकन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑल पे दबा दोगे तो क्या होगा, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। बात समझ रहे हो? तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे क्या है कि मुझे थोड़ा एक्चुअली क्या है, जब इंसान एफर्ट डालता है ना तो फिर उम्मीद रहती है कि सामने वाला अगर आपको 1% भी फायदा मिल रहा है ना, 1% भी अगर इससे बेनिफिट मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे ये लगेगा कि हाँ एफर्ट्स सही जगह जा रहे हैं मेरे। ठीक है ना। और कमेंट करके बता दिया करो कैसा लग रहा है। अब देखो शुरू करता हूं मैं। फर्स्ट ये है सीजीपीएससी पेपर 1। ठीक है, सीजीपीएससी एई का जो पेपर 1 है, अभी ये 15 तारीख को हुआ था। ठीक है ना, 15 तारीख को हुआ था। तो इसकी वीडियोस है नहीं, इतनी ढंग की वीडियो नहीं है तो इसलिए मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, 15 को हुआ था ये। बात समझ लो। तो ये पेपर 1 का मैं जीके और जीएस दोनों का सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो है ना, ये जो मैं बात करते हैं कौन सा सेट है, कुछ लोग सोच रहे होंगे सेट जिनके पास सेट सी है वो डायरेक्टली मिला सकते हैं। ये सी सेट है। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का कौन सा स्थान, मतलब मैं हिंदी, देखो जीके तो हिंदी में बताऊंगा क्योंकि लोगों को हिंदी में ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो जीके तो मैं हिंदी में बताऊंगा और बाकी जो रीजनिंग वाला है वो मैं इंग्लिश में। ठीक है ना। तो हिंदी में देखो, और इंग्लिश वाला जो है वो मिला सकता है। मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ वैसे भी, तो फिर मैं इंग्लिश में भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से हिंदी से क्योंकि लोगों को समझ में आता है हिंदी में ज्यादा। तो प्राचीन भारत का कौन सा स्थान अवंतिका कहलाता था? तो फेमस क्वेश्चन है। मालवा कहलाता था। इसका आंसर क्या होगा? मालवा। अब उसकी बात करते हैं दूसरा देखो, इसको मिलान करना है आपको। सूची 1 सूची 2 से आपको मिलान करना है। एक सेकेंड, चला गया ऊपर। एक सेकेंड। ठीक है, तो सूची 1 सूची 2 से मिलान करना। ये आप देखो यहाँ पे जो दे रखी है, ये दे रखी है आपकी बुक्स दे रखी है, पुस्तक दे रखी है, यहाँ पे इनके रचनाकार हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, देखो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे देखो, एक आपका दिख रहा है मेघदूत का होता है कालिदास। आपको अगर ये याद है तो आप ये कर सकते हो। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वीडियो जो है वो ज्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो क्योंकि रीजनिंग वाला पार्ट जो है वो ज्यादा टाइम खाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल जो है वो मुगल शासन से मुक्त हो गया था? तो इसका आंसर हो क्या? मोहम्मद शाह रंगीला। बात समझ रहे हो? ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी? तो किस शासक ने कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी? तो वो है आपके कौन? शेरशाह सूरी। कौन है? शेरशाह सूरी। तो आंसर क्या हो गया इसका? शेरशाह सूरी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपियन शक्तियां व्यापार करने के लिए भारत आई थी, तो आगमन के अनुसार इन शक्तियों को क्रमिक ढंग से सजाइए। मतलब क्या होता है कि सबसे पहले कौन आया था, सबसे बाद में कौन आया था, इस तरीके से सजाना है। तो अब देखो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। अगर आपको पुर्तगाली याद है ना खाली, ठीक है, अगर आपको पुर्तगाली याद है कि सबसे पहले क्या थे, पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगाली अगर याद है तो पुर्तगाली देखो सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड पहले आए थे, तो आप आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। बात समझ रहे हो? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि मंगलम। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनके आंसर आप मुझे भी नहीं मिले हैं। ठीक है, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मंगलम सिंचाई परियोजना दक्षिण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मंगलम सिंचाई परियोजना जो है वो केरल की सिंचाई परियोजना है। बात समझ रहे हो? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लौह अयस्क की प्रसिद्ध खान जिसका नाम क्या है? बेलाडीला है। तो बेलाडीला जो है वो कहाँ स्थित है? तो सीधी सी बात, आप छत्तीसगढ़ का एग्जाम देने गए हो, अगर तुक्का भी लगाना है तो छत्तीसगढ़ लगा सकते हो। बात समझ रहे हो? जिसे याद होगा वो भी लगा सकता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र, एक सेकेंड इसे मैं नीचे कर लेता हूँ।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? इंद्रावती होगा, इंद्रावती होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा कितनी तरफ से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ? अब देखो इसमें तुक्का लगाने को कैसे लगाएगा इंसान, अगर बाई चांस नहीं आता है इसको, इसका आंसर जो होगा वो 3 तरफ से होगा, कि 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। तो अब देखो त्रिपुरा जो है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना 3, ठीक है, इस तरीके से तुक्का लगा सकता है, लगाने वाले तरीके बहुत होते हैं, ठीक है। अब जिसका सही बैठ जाए वो सही होता है, तुक्का बाकी बात ये है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपको सबको पता होगा कि कर्क रेखा, फेमस क्वेश्चन है, कर्क रेखा जो होता है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड, अरे यार थोड़ा सा ये तो गलत है। अच्छा ये वाला तो हो गया ना, ये वाला तो मैं बता चुका हूँ, तो ये चलो कोई नहीं, ये पेज खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला मैं बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1935 में हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद है कि जीएसटी काउंसिल का प्रधान कौन होता है? तो जीएसटी काउंसिल का प्रधान जो होता है वो वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने वर्षों के अंतराल पर, नेक्स्ट एक सेकेंड, कितने वर्षों के अंतराल पर पंचायत का चुनाव होता है? तो पंचायत का चुनाव हर साल, वो हर 5 साल में होता है, बात समझ रहे हो? तो हर 5 साल में होता है पंचायत का चुनाव, बात समझ रहे हो? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? नेक्स्ट एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शंस देखो, पंचायत समिति के सदस्य मुख्यमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं, नहीं, गलत बात है। पंचायत समिति के सदस्य प्रखंड विकास अधिकारी चुनता है, नहीं, गलत बात है। पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं, नहीं, गलत बात है। तो पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट आंसर ही लगाते हैं यार मेरे हिसाब से, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, पढ़ तो रखा ही है आपने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी जो संख्या है वो 25 है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, बात समझ रहे हो? उसके बाद नेक्स्ट है आपका 17वां क्वेश्चन कि यदि राज्य के उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश त्याग पत्र देना चाहे, ठीक है, ये राज्य के उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश त्याग पत्र देना चाहे, तो वह मतलब क्या हुआ कि अगर हाई कोर्ट का जज है वो अपना रेजिग्नेशन देगा तो वो किसको देगा? तो सीधी सी बात प्रेसिडेंट को देगा, मतलब राष्ट्रपति को देगा, सीधी सी बात है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला 18वां क्वेश्चन आता है, ये वाला कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितनी अवधि के अंतराल पर सेवानिवृत्त होते रहते हैं? तो ये जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा हर 2 साल में होते रहते हैं। तो 1/3 मेंबर जो होते हैं ना वो रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो सबको पता है ये वाला कि भारत के राष्ट्रपति होने के लिए 35 साल की आयु, मतलब 35 साल की जो है वो चाहिए होती है। और प्रधानमंत्री के लिए कितनी चाहिए होती है? प्रधानमंत्री के लिए आई थिंक 30 साल चाहिए होती है, ठीक है, देख लेना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे? ठीक है, उपराष्ट्रपति रहे थे, तो सीधी सी बात एस राधाकृष्णन रहे थे, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू भारत की, एक सेकेंड नीचे करना पड़ता है बार बार, सरोजिनी नायडू भारत के किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की हुई थी? तो किस राज्य की महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी? तो ये यूपी की हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा चंपारण का जो आंदोलन है वो किस उद्देश्य से नील के किसानों के लिए किया गया था? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 के किस महीने से आरंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो हुआ था अगस्त से हुआ था, आई थिंक अगस्त से हुआ था, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किसके प्रतिवाद में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो नाइटहुड की जो पदवी थी ना वो लौटाई थी जलियांवाला बाग नरसंहार के केस में लौटाई गई थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें अब ये तो जी मॉडर्न हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन आए हैं, देख रहे हो आप, मॉडर्न हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन आए हैं। उसका नेक्स्ट है आपका कि भूकंप का पता लगाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो भूकंप का मतलब जो अर्थक्वेक है उसका पता लगाने के लिए हम सीस्मोग्राफ यूज करते हैं, बात समझ रहे हो। उसका नेक्स्ट है आपका कि ये तो इजी है, देखो फोर्स का मतलब बल जो फोर्स है इसका मतलब न्यूटन हो गया, और हीट का क्या हो गया, मतलब ताप का हो गया कैलोरी, और शक्ति का मतलब वाट, पावर का हो गया वाट। तो सीधी सी बात इसका जो आंसर होगा एक सेकेंड, इसका जो ऑप्शंस मैच कर लेता हूं मैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माइक्रोन, देखो एक माइक्रोन क्या होता है? एक माइक्रोन का मतलब 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। तो 10⁻⁶ mm में कन्वर्ट करना है, mm में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10⁻³ mm आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/1000 mm, बात समझ रहे हो। उसका नेक्स्ट है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? आंसर जो होता है इसका वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब इसमें देखो चेंज है कि इसमें अब डिपेंड करता है कि छत्तीसगढ़ आयोग जो है वो क्या लेता है। आंसर जो होता है वो मैक्सिमम लोग ये मारेंगे इसका आंसर इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आयोग क्या लेता है, तो ऐसे क्वेश्चन का कोई इलाज नहीं होता, डिपेंड करता है कि छत्तीसगढ़ वाला क्या लेता है, छत्तीसगढ़ वाला जो आयोग है वो क्या लेता है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं इसके, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बात समझ रहे हो। तो मतलब 98.6 होता है, अब एग्जैक्ट चाहिए तो वो इनमें से कोई नहीं ले लेगा, अप्रोक्सीमेट चाहिए तो ये ले लेगा, बात समझ रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैफिक सिग्नल, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैफिक सिग्नल में यातायात को रोकने हेतु लाल बत्ती, मतलब जो रेड लाइट है ना, रेड लाइट क्यों यूज की जाती है? क्यों यूज की जाती है? तो सीधी सी बात, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है तो ज्यादा देर तक विजिबल होगा। सीधी सी बात इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। स्कैटरिंग कम होती है ना, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो स्कैटरिंग कम होगी, सीधी सी बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में होता है? ठीक है, इंद्रधनुष के मध्य में होता है तो आपको पता होगा कि बाहर की ओर होता है, ठीक है। मिडिल में कौन सा आ रहा है, जी आ रहा है, जी मतलब ग्रीन, हरा, बात समझ रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हम नमक खाते हैं ना उसका केमिकल नेम क्या है? खाद्य नमक का रासायनिक नाम। नमक सीधी सी बस सबको पता होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी पूर्ण, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी पूर्णतः बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो इससे निकली गैस कौन सी गैस घुटन एवं मृत्यु का कारण बन सकती है? तो सीधी सी बात है, कुछ लोग कार्बन डाइऑक्साइड समझ रहे होंगे लेकिन इसका जो आंसर होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, सबको पता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के जमने में, मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो होता है वो कौन से विटामिन की वजह से होता है? तो विटामिन के की वजह से होता है। के फॉर क्लॉटिंग ऐसे याद रख लो, सी फॉर क्लॉटिंग होता है बट के फॉर क्लॉटिंग याद रखोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, बात समझ रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है मतलब वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे जो होता है वो 5 जून को मनाया जाता है, ये भी सबको पता होता है। भोपाल गैस त्रासदी, मतलब क्या हुआ कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वो ये बहुत पुरानी बात है और ये एग्जाम्स में फेवरेट रही है एग्जामिनर्स की। तो ये आंसर होगा इसका क्या, मिथाइल आइसोसाइनेट, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। इंडिया लेवल के जितने भी क्वेश्चन आए ना इस पेपर में वो आप मतलब है ना आगे के लिए याद रखना, बात समझ रहे हो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी एन शेषन कौन थे? तो टी एन शेषन की अगर मैं बात करता हूं तो टी एन शेषन जो है आपके वो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, ठीक है।
उसके बाद है भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी, सबको पता है ये वाला बात, तो किरण बेदी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, महिला, अब पहली आईपीएस किसको नहीं पता होगा, सबको पता होगा मोस्टली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में कौन मतलब दोनों तरफ दोनों तरफ छह खिलाड़ी होते हैं, निम्नलिखित में से किस में दोनों तरफ छह खिलाड़ी होते हैं, तो आंसर इसका क्या होगा, वॉलीबॉल। बात समझ रहे हो। उसके बाद आता है सेफ गेम्स की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो ये शुरुआत हुई थी वो 1984 में हुई थी, तो आंसर क्या हो गया इसका, नन ऑफ दीज हो गया। बात समझ रहे हो। उसके बाद है कि पीवी सिंधु जो होता है वो किस वर्ष बैडमिंटन का विश्व चैंपियन बनी थी, सीधी सी बात, पीवी सिंधु जो बनी थी वो 2019 में बनी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लेवल के जितने भी क्वेश्चन है ना अगले एग्जाम्स के लिए, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनको उनके लिए याद रखना है, इंडिया लेवल का जो होता है वो मतलब अच्छी तरीके से याद रख लो उनको। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बिलियर्ड्स खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, तो वो मिला था किसको, पंकज आडवाणी को मिला था। उसके बाद है कि सुप्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां से बिलोंग करते हैं, जन्म कहां से हुआ, जन्म कहां पे हुआ, तो जन्म जो है वो इनका चेन्नई में हुआ। बात समझ रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया लेवल के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना याद रख लेना, फिर बोल रहा हूं मैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट है कि सुप्रसिद्ध, अब देखो सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम जो होता है बहुत कम, मतलब जिन्हें क्रिकेट पसंद है उन्हें तो पता होगा, जिन्हें नहीं पसंद उन्हें नहीं पता होगा, सीधी सी बात है। तो सचिन तेंदुलकर का जो पूरा नाम है वो है सचिन रमेश तेंदुलकर। बात समझ रहे हो। उसका कोविड-19 किस तरह के कोरोना वायरस की वजह से होता है, तो कोविड-2 की वजह से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर प्रोग्राम की वह त्रुटि जो इसे सही ढंग से कार्य करने से रोकती है, तो सीधी सी बात बग होता है, तुक्का लगाओगे तो भी मतलब पता है साइंस टेक के जो क्वेश्चन आए ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो ऐसे आए हैं कि आप पढ़ के भी नहीं गए हो ना, तो वो आप हो जाएगा मतलब जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। HTML का फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें हो सकता है कि किसी को ना पता हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि www जो हम लिखते हैं ना www, तो ये जो W है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, www की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसका जो आविष्कारक मतलब इसकी जो खोज है वो किसने करी थी, तो इसकी जो खोज है वो रिची साहब ने करी थी, डेनिस रिची ने करी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब ये आपका रीजनिंग आ गया, तो रीजनिंग में इंग्लिश से पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे रीजनिंग में नहीं बनता यार, लैंग्वेज बनती नहीं है मुझसे। ठीक है, हिंदी में तो सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, अब सीधी सी बात है, यू का यहाँ पे हो रहा है वी, एच का हो रहा है आई, सी का हो रहा है डी, तो सीधी सी बात +1 करते जाओगे, मतलब ओ का जहां पे आएगा पी, ओ का होगा पी, के का होगा एल, मतलब के का होगा एल, तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बात समझ रहे हो। उसके बाद इसके बाद ये सीरीज है, मतलब इसका जो है आंसर होगा इसका, देखो इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, आंसर सीधा रखो 547। बात समझ रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाफ ऑफ ए पेरीमीटर, देखो इसमें रिलेशंस बताता जाऊंगा मैं, कि सॉल्व करने का मतलब नहीं है मेरे पास, क्या है कि एक्चुअली वीडियो में ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, तो मैं रिलेशन बताता जाऊंगा। देखो हाफ, आपसे बोला क्या जा रहा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, तो मतलब क्या बोल रहा है कि जो p/2 पेरीमीटर का हाफ जो होता है वो कितना है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो p/2 की वैल्यू जो होती है वो 36 मीटर दे रखी है, तो p की वैल्यू कितनी हो गई, 72 मीटर हो गई। अब आपसे बोला, ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि ये कौन सा रेक्टेंगुलर गार्डन है, कैसा गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो और इसकी जो मान लो इसकी लेंथ ये है, विड्थ ये है, ठीक है, और आपसे बोला जा रहा है कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो लेंथ जो होती है वो L इक्वल्स टू b+4 आ गया, और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2l+2b। बस समझ रहे हो, तो 2l+2b की वैल्यू कितनी हो गई, 72 हो गई, तो l+b की वैल्यू कितनी हो गई, 36 हो गई। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई, एक और यहां से ये बनी l - b = 4, तो सेकंड इक्वेशन ये बन गई, तो इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा ये वाला। बात समझ रहे हो। इक्वेशन को सॉल्व करना, देखो इतना टाइम नहीं है कि मैं इक्वेशन को सॉल्व करके बताऊं, मैंने रिजल्ट दे दिया आपको कि कैसे करना है। ठीक है,
उसके बाद वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी यार, मतलब नहीं है। अरे यार ये मुझे लगता है ये पेज खराब हो गया क्या, एक सेकंड देखते हैं, दोबारा तो नहीं आया ये पेज, नहीं, इसी से काम चलाना पड़ेगा अभी। देखो मैं लैंग्वेज पढ़ के बता देता हूँ, लैंग्वेज पढ़ के बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट विच रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंडिचर इन 1 month प्लान ऑफ अ फैमिली इफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द मंथ, टोटल एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 10,800 दे रखा है टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि मेडिकल फील्ड, मेडिकल पर्पज के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें देखो एजुकेशन, ये एजुकेशन है, ये ग्रोसरी है, ये मेडिकल है, ये हाउस रेंट है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स है, ये अदर्स है। तो आपको मेडिकल का निकालना है, तो मेडिकल का एक्सपेंसेस कितना होगा। मेडिकल का एक्सपेंस अब देखो कि मेडिकल जो है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो तीसरा नंबर कौन सा है, तीसरा नंबर ये वाला है, ठीक है। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, आपके पास पेपर होगा उसमें देख लेना, तीसरा नंबर ये वाला है। तो इसमें कितना देगा, 10 डिग्री दे रखा है। अब देखो पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो सीधी सी बात 360 डिग्री के लिए एक्सपेंसेस कितने, 10,800 है। तो 10 डिग्री के लिए कितने होंगे, 10 डिग्री के लिए कितने होंगे, 10,800 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो इससे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कितना, 300 आ जाएगा। बात समझ लो, इतना यही था क्वेश्चन, बात समझ लो ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये आपको फिगर दे रखा है। अब आपको करना क्या है, इसमें बोला है कि नंबर दैट लाइज इनसाइड ऑल द फिगर्स। तो देखो ऑल द फिगर कौन सा, देखो ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है और ये सर्कल है। तो ऑल द फिगर्स के लिए जो नंबर लाई कर रहा है वो कौन सा लाई कर रहा है, 4 लाई कर रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें फिगर देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नंबर दैट लाइज इनसाइड एनी 2 फिगर्स। तो एनी 2 फिगर्स के अंदर जो आप देखोगे ना, तो इसमें 10 और 3 भी आएगा, 7 और 10 भी आएगा, 3 और 7 भी आएगा, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आप फिगर में देख लेना, ठीक है। ये कॉमन सा क्वेश्चन है तो कराने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। आप फिगर ऊपर जाएगा, ऊपर जाना पड़ेगा, इसलिए मतलब नहीं है उसका। देखो कि नेक्स्ट है आपका उसी के ऊपर है कि द नंबर दैट लाइज इनसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर कौन सा नंबर लाई कर रहा है, तो सर्कल के अंदर जो लाई करेगा वो लाई करेगा कौन सा, 9 नंबर लाई करेगा, ठीक है। ऊपर नहीं जाऊंगा मैं, देख लेना आप लोग, सिर्फ सर्कल के लिए बहुत इजी है, तो ज्यादा दिमाग खाएंगे नहीं हम। ये वाला भी इजी है, ये वाला भी इजी है। इसका जो आंसर होगा, देखो इजी सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, सिर्फ साइन फेरबदल करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसमें हम दिमाग नहीं लगाएंगे। और अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है ना, वो आपको कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग। और कमेंट करके पूछने के साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आंसर कैसा, किस किस तरीके से है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक पे आप हमें पेज को लाइक कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाए, मतलब उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको। प्रीवियस वीडियोस जितनी वीडियो डाल रखी है ना, सब में लिंक्स दे रखी हैं, कहीं से भी आप कोई भी वीडियो उठा लो, उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। तो वैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड है नहीं, इसीलिए मैं नॉन टेक लेके बैठ जाता हूँ हर बार। तो अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है ना, सीरियस स्टूडेंट्स, कोई भी बताए, कोई भी सब्जेक्ट बता देना, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन बिलो इन दिस। इसमें क्या करना है आपको, ऑड अल्टरनेटिव निकालना है, ठीक है। तो अब देखो गिटार, वायलिन और सितार, ये तीनों है ना, ये तीनों स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। कैसे इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। फ्लूट जो होता है वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, तो ऑड वन आउट निकालना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्लूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें देखो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, आंसर ये है, आंसर ये वाला है, ठीक है। ज्यादा टाइम लेंगे नहीं हम। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मतलब किसी को स्पेसिफिक डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। यहाँ पे वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, पता। ये भी इजी सा क्वेश्चन है कि स्टडी द फॉलोइंग बार डायग्राम। हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अब देखो इसमें कंफ्यूज हो, मतलब कंफ्यूज का मतलब गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या करना है, ए के लिए आपको निकालना है 2017, 18, 19 का, और बी के लिए आपको निकालना है इसका, बी के लिए आपको निकालना है 16, 17 और 20 का, ठीक है। और ये ए वाला जो है वो ब्लैंक वाला है, और ये हेज वाला है, मतलब जो शेडेड पोर्शन है वो बी का है। तो सीधी सी बात, ए का देखो,
ए का मतलब क्या है, 17 18 19, तो ए का 17 देखो कितना आएगा, ए का देखो 600, ठीक है, कितना आएगा 600 और 400 और 800, 600 400 और 800, ठीक है। और बी का कितना होगा, बी का देखो, बी का कितना है, बी का है तुम्हारा देखो, बी का है आपको चाहिए 16 17 20 का, 16 का मतलब 500 और 17 का मतलब हो गया आपका 400 और 20 का चाहिए आपको 20 मतलब 100। तो सीधी सी बात, ए का टोटल कितना आया, ए का टोटल आया 1800, बी का टोटल आया कितना 1000, तो ए बाई बी करना है तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 9:5 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 9:5 आ जाएगा, 9:5 आ जाएगा तो आपको बस टिक मार्क कर देना, इजी क्वेश्चन था ये। बस क्या है कि मतलब पेपर थोड़ा लेंथी हो जाता है ना, 150 क्वेश्चन है, इतने टाइम में बबल भी भरने हैं। ऑनलाइन में तो क्या होता है, ऑनलाइन जब पेपर होता है ना, ऑनलाइन जब पेपर होता है तो उसमें बबल्स भरने का टेंशन नहीं रहता, डायरेक्ट टिक करना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 9:5 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें देखो इसमें क्या करना है आपको, नेक्स्ट फिगर निकालना है। नेक्स्ट फिगर निकालने के लिए सीधी सी बात, आप देखो किसे देखोगे, मूव कर रहा है, कौन मूव कर रहा है, इसमें देखो एस मूव कर रहा है, एस यहाँ था, यहाँ से गया यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और जब यहाँ था फिर उसके बाद गया यहाँ से, कहाँ गया, यहाँ पे गया, मतलब यहाँ से यहाँ पे गया, उसके बाद फिर गया यहाँ पे, अब कहाँ आएगा, अब सीधी सी बात नीचे आएगा, तो यहाँ पे एस जो है वो नीचे किस कौन से फिगर में है वो देख लो बस तुम, ठीक है, एक ही फिगर है वैसे मेरे हिसाब से, चार फिगर में से सिर्फ एक ही फिगर में एस नीचे है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, बात समझ रहे हो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो मैं इंजीनियर हूँ, तो क्या है कि मुझसे जितना पॉसिबल हो सकता है ना वो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, कभी नहीं पढ़ते हैं हम लोग ये रीजनिंग वीजनिंग एप्टी हम लोग कभी पढ़ते नहीं। अच्छा आप भी तो इंजीनियर हो, मतलब मैं बोल रहा हूँ हम लोग सभी लोग इंजीनियर हैं, तो ये कभी पढ़ के तो जाते नहीं है मोस्टली। अब जहाँ आ गया दिमाग में, अब एनटीपीसी वालों को जैसे क्या होता है हाई लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो एनटीपीसी वाले ये सब जो नॉन टेक की तैयारी करते हैं ना उनको आते हैं। अब देखो ये इजी सा क्वेश्चन है, ए नॉट बी का, तो सीधी सी बात, ए की जगह क्या रख दोगे, -2 रख दोगे, बी की जगह क्या रख दोगे 5 रख दोगे, तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 18 आएगी, तो इसमें बताने का कुछ है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 48, ठीक है, और साइड्स का रेशियो कितना दे रखा है 3 4 5। अब देखो आप क्या करोगे, 3 4 5 दे रखा है ना, साइड्स का रेशियो कितना दे रखा है, मतलब ए बी सी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एक कॉमन रेशियो आ रहा होगा, कॉमन रेशियो है ना ये, तो आप क्या कर दो, इसे 3x कर दो, 4x कर दो और 5x कर दो, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन दे रखी है कि ट्राइंगल का पेरीमीटर 48 है, पेरीमीटर का मतलब क्या होगा कि तीनों साइड्स का सम, तो मतलब 3x 4x 5x, तो 5 और 4 9 और 3 12x इज इक्वल्स टू 48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, जैसे ही x की वैल्यू 4 आ गई तो a की वैल्यू कितनी आ गई 12, b की वैल्यू कितनी आ गई 16 और c की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, मतलब x की जगह 4 रख दोगे तो आपको साइड्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अब इसमें क्या होता है कि हर किसी को याद नहीं रहता ये वाला फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला बोलते हैं इसे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जब आपने पढ़ा होगा 12th के अंदर, ठीक है, तो उस चैप्टर में पढ़ा होगा, और हीरोन फॉर्मूला मोस्टली बहुत कम लोग याद रखते हैं। हीरोन फॉर्मूला होता क्या है बता देता हूँ, हीरोन फॉर्मूला जो होता है वो √s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ठीक है। यहाँ पे जो s की वैल्यू होती है वो a प्लस b प्लस c, मतलब जो साइड्स हैं सम कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो s की वैल्यू कितनी आएगी, s की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 20, तीनों को ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस सी करोगे तो कितना आएगा, तीनों को ऐड कर दोगे तो आएगा आपका एक सेकेंड, 20 30 36 38 48, 48 डिवाइडेड बाई 2, तो एस की वैल्यू कितनी आएगी 24 आ जाएगी, ठीक है, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी, ठीक है। अब तो इसका मतलब इसे सॉल्व करोगे तो अब देखो एस की वैल्यू पता है, एस माइनस ए मतलब देखो एस की वैल्यू 24 है, एस माइनस ए मतलब 24 माइनस 12, तो आएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी मतलब 24 माइनस 16, 24 माइनस 16 होगा 8, और 24 माइनस
20 कितना होगा, 4 होगा। इन दोनों इन सबको कर दोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, देखो मैं देख लेता हूँ आंसर, मुझे पता नहीं, 96 आएगा। सॉल्व करके देख लेना, 96 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 9, 5x माइनस 11y इक्वल्स टू -5। तो हमें 11, तो सीधी सी बात, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, x और y की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसे मैं कराऊंगा नहीं, आंसर जो आएगा, आंसर आएगा इसका आपका क्या, 13 आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए सीधी सी बात आप ऐसे कर सकते हो इसे कि 2, ये भी इजी क्वेश्चन है, 13 एकम अच्छा 26 है ना, अच्छा ये 26, हाँ 26 हो गए ना, तो 13x प्लस माइनस 2x माइनस 13 इक्वल टू 0 कर दोगे। तो यहाँ से देखो x कॉमन लोगे तो 2x प्लस 13 आएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे भी 2x प्लस 13 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x प्लस 13 और x माइनस 1, और ये हो गया 0 के इक्वल, बात समझ रहे हो। और तो x की वैल्यू कितना आएगी, -13/2 और 1, तो -13/2 और 1 कितना आएगा, ये आ गया। 13/2 को क्या लिख सकते हैं, -6/1/2। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम, बस यही लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करना है, देखो आपको दे रखा है एक रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शीट है, ABCD दे रखी है। AB की वैल्यू 30 है, मतलब AB की वैल्यू कितनी है, 30 है। BC की वैल्यू कितनी है, 14 है। ठीक है, तो अब आपसे बोला गया है कि एक सेमी सर्कुलर पोर्शन विद BC एज अ डायमीटर, मतलब ये जो है वो डायमीटर की तरह काटा गया है और ये सेमी सर्कुलर काटा गया है। तो अब इसमें बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, तो मतलब इसका एरिया निकालना है आपको, इस वाले पोर्शन का एरिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, रेक्टेंगल के एरिया में से सेमी सर्कुलर का एरिया निकाल दो। कैसे कि रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, 30 मल्टीप्लाइड बाई 14 माइनस ये जो सेमी सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया कितना हो गया, सर्कल का एरिया होता है πr², और सेमी सर्कल का हो गया πr²/2। अब यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 14/2, तो कितना हो गया, ये 7 होगा। ठीक है, और पाई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 22/7 दे रखी है। तो सीधी सी बात है, इसे सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका कितना आएगा, 343। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका, 343। सॉल्व कर लेना, मैंने बता चुका हूं, मैं तरीका बता दिया, अब यार सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप ही बोलोगे यार इतनी लंबी वीडियो कर दी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोहन ने परचेज किया है पुरानी पुरानी कार। ठीक है, तो मोहन ने क्या किया है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। मोहन ने क्या किया, परचेज की है पुरानी कार 70,500 की। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि 12,100 रुपये उसने रिपेयरिंग में खर्च कर दिए और इंश्योरेंस में 2,000 खर्च कर दिए। तो उसे वो कार कितने की पड़ी, तो कार का उसे कॉस्ट प्राइस कितना का पड़ा, 70,500 प्लस 1,200, मतलब 12,100 प्लस 2,000। ठीक है, तो इसको जो टोटल करके आपको आएगा वो आएगा 84,600। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इतनी पड़ी। अब बेची कितने में उसने, 87,138 में। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई आपकी, सेलिंग प्राइस हो गई आपकी 87,138। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 25,38। ठीक है, डिफरेंस कितना हो गया, 25,38। तो आपको हमसे पूछ रहा है क्या, प्रॉफिट का परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा ना, वो देखो प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, सबको पता होना चाहिए। तो 25,38 जो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 25,38 हुआ, और डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितनी है, 84,600 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देना। तो आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा आपका 3%। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका, 3% आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, बहुत मेहनत लगी है मुझे। ठीक है, लग रही है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड, देखो मैं एक एक सॉल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी ने नहीं बताने की कोशिश करी होगी ये चीज। तो फाइंड, रीजनिंग की कोई वीडियो नहीं मिली, किसी ने वीडियो नहीं डाली रीजनिंग की, तो ये मैं बता रहा हूँ। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द p फ्रॉम द पॉलिनोमियल इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखी है, ठीक है,
ठीक है, पॉलिनोमियल दे रखी है, पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो इक्वल्स टू जीरो रख दोगे। अब आपसे बोला कि इस पॉलिनोमियल का जो वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, इसका मतलब क्या होता है कि जो फैक्टर है ना इस पॉलिनोमियल का, जो फैक्टर है वो एक फैक्टर 2 है, तो एक फैक्टर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसे सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x इज इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आएगी, तो मतलब x इक्वल टू 2 कर दोगे तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस p इक्वल टू 0, तो मतलब 4 प्लस 6 प्लस p इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू कितनी हो गई, -10 हो गई, तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है कि राम इज द ब्रदर ऑफ यदु। ठीक है, राम जो है किसका भाई है, भाई को हम ऐसे लिख देते हैं कि राम जो है, राम मेल है, यदु भी मेल है। राम इज द ब्रदर ऑफ यदु। राम इज सन ऑफ मोहन। राम जो बेटा है किसका, मोहन का, मोहन। उसका सोहन इज मोहन्स फादर। सोहन कौन है, मोहन का पापा है। ठीक है, तो यदु सोहन से किस तरीके से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है, क्योंकि इसमें रिलेशंस दे रखे होते हैं। यदु सोहन से किस तरीके से रिलेटेड है, तो यदु देखो, यदु सोहन से किस तरीके से रिलेटेड है, मतलब ये जो राम है, राम का पापा कौन है, मोहन है, तो यदु का पापा भी मोहन ही होगा। ठीक है ना, यदु का पापा मोहन। ठीक है, और रिलेशन किससे पूछ रहा है, सोहन से पूछ रहा है, तो सीधी सी बात, और मोहन के पापा हैं कौन, सोहन, तो यदु का सोहन से क्या रिश्ता हो गया कि यदु, सोहन कौन लगा, इसका दादा लगा। ठीक है, ग्रैंडफादर लगा सोहन। ठीक है, लेकिन हमसे जो पूछ रहा है यदु का रिश्ता पूछ रहा है, यदु का, तो यदु क्या लगा, मतलब क्या हुआ कि यदु क्या लगा, सोहन का, तो यदु तो ग्रैंडसन लगा। इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ग्रैंडफादर होगा या ग्रैंडसन होगा, तो सीधी बात यदु का रिश्ता पूछ रहा तो वो क्या होगा, ग्रैंडसन होगा सोहन का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सीरीज गिवन है बिलो विद वन टर्म मिसिंग, एक टर्म मिसिंग है, तो सीधी सी बात देखो, 68 में 81 जो है ना 13 का डिफरेंस है, इसमें देखो 15 का डिफरेंस है। अगर तुम इसमें 17 का डिफरेंस लगा के फिर इसमें 19 का डिफरेंस लगा के देखो, मतलब 96 प्लस 17 करोगे तो कितना आएगा, 96 प्लस 17 करोगे तो 113 आएगा, और 113 प्लस 19 करोगे तो 132 आएगा, तो सीरीज सही बैठ रही है, बात समझ रहे हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, 113 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि राम और श्याम जो होते हैं ना वो हॉकी में अच्छे हैं, राम और श्याम हॉकी के अंदर अच्छे हैं, तो मतलब राम और श्याम जो होता है ना वो हॉकी के अंदर अच्छे हैं, और वॉलीबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि यदु और राम जो होते हैं ना, यदु और राम जो होते हैं वो किसके, हॉकी और कबड्डी के अंदर अच्छे हैं। मधु और श्याम जो होते हैं ना, मधु और श्याम किसमें, क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छे हैं। और नेक्स्ट है आपका यदु, मधु और मोहन को हम एमओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि मोहन मधु फिर मिक्स हो जाएगा, वो किसमें अच्छे हैं, फुटबॉल में और कबड्डी में। अब क्वेश्चन करते जाओ। ठीक है, 4 रिलेशन बन गए आपके पास। चार रिलेशन बन गए ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल में कौन अच्छा है, हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल। तो देखो मधु की मैं बात करता हूँ, मधु जो होती है वो, मधु कहाँ पे, 2 जगह पे है। मधु देखो क्रिकेट में अच्छी है, वॉलीबॉल में अच्छी है। ठीक है, मधु जो है वो क्रिकेट में अच्छी है, वॉलीबॉल में अच्छी है, लेकिन हॉकी की मैं बात करूं तो हॉकी में अच्छी नहीं है। मधु यहाँ पे है तो हॉकी में अच्छी नहीं है मधु। ठीक है, अब मैं श्याम की बात करता हूँ, तो श्याम देखो हॉकी में अच्छा है, वॉलीबॉल में अच्छा है, और श्याम देखो क्रिकेट में भी अच्छा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, श्याम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज गुड इन कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल। ठीक है, एक सेकेंड, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल तो मैं मधु से रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है ना, मधु देखो ये मधु है हमारी कबड्डी, ये मधु है, मधु जो होती है कबड्डी में और फुटबॉल में है, और क्रिकेट और वॉलीबॉल, तो चारों गेम्स में आ गई, यही आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मधु हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो रही है, मधु हो जाएगा। बात समझ रहे हो?
उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिलेशन बता दिए, चेक कर लेना अगर कोई कंफ्यूजन है तो, और कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, कहीं पे भी पूछ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमिनेटर। मतलब क्या हुआ कि हमारा कुछ ऐसा रहा होगा, हमने x मान लिया न्यूमिनेटर, तो आपसे बोल रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3, न्यूमिनेटर से 3 ज्यादा है, तो मतलब हमारा जो नंबर रहा होगा वो कुछ इस तरीके से रहा होगा। बात समझ रहे हो? अब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर न्यूमिनेटर में 7 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर से 2 घटा दिया जाए तो हमें मिलता है 2, ठीक है। अब इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू मिलती है, x की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी कितनी, 5 मिलेगी। और जैसे ही x की वैल्यू तुम रखोगे 5, तो आपको चाहिए रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर कितना आएगा, x अपॉन एक्स प्लस 3 था ना आपका नंबर, तो x अपॉन एक्स प्लस 3 मतलब 5 अपॉन 8 हो गया, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आपसे पूछ रहा है 5 प्लस 8 कितना हो गया, 13 हो गया। तो आंसर क्या आ गया इसका, 13 आ गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना 73rd वाला, मुझसे भी नहीं हुआ भाई, ठीक है। ये वाला थर्ड जो है वो मुझसे हुआ नहीं, ये वाला क्वेश्चन मुझे पता नहीं है इसका तरीका कैसा होता है, मैं एनटीपीसी वगैरह की तो तैयारी कर नहीं रहा, ठीक है। तो इंजीनियर हूँ भाई, तो इसी तरीके मैंने इसका आंसर जो निकाला है वो कैलकुलेटर से निकाला है। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। बात समझ रहे हो? इसका आंसर जो है वो 1 होगा। इसका मेथड मुझे नहीं पता, सीरियसली बताता हूँ, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे मिला नहीं है, मतलब इस वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर पाया। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कहीं से मिले तो कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी डाल देना, जिससे क्या है कि लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। तो मुझे नहीं मिला इसका आंसर, मतलब सॉल्यूशन नहीं पता मुझे इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तुम्हें पता है। अब देखो बहुत लोगों से हो गया होगा, कुछ लोग एनटीपीसी वगैरह की तैयारी भी करे होंगे, या फिर कुछ लोगों की मैथ इतनी अच्छी होगी कि, तो मुझसे नहीं होता बेसिकली है। अब देखो फाइंड द ऑड वन आउट इन द गिवन नंबर सीरीज। ऑड वन आउट देखो 22 से 23 का डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया। 23 से 27 का डिफरेंस 4 हो गया। 27 से 36 का डिफरेंस कितना हो गया, 9 हो गया। तो मतलब देख रहे हो सीरीज बन रही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना होगा, 4 का स्क्वायर आना चाहिए। 4 का स्क्वायर मतलब, एक सेकेंड, 27 से 36 9, 36 से, तो मतलब क्या हुआ, आपका आंसर होना चाहिए 36 प्लस 16। 36 प्लस 16 कितने अपने 42 10 52, 52 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और 52 प्लस 5 का स्क्वायर करोगे मतलब 25 करोगे तो कितना होगा, 77 आ रहा है। तो मतलब सीरीज सही बैठेगी, लेकिन ये जो 58 नंबर है वो गड़बड़ी कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बी रेज्ड बाय 20% से अगर प्राइस इंक्रीज कर दें तो हाउ मच परसेंटेज मस्ट हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी सो नॉट टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर। मतलब खर्चा उतना ही रहे, मतलब उसको अपने कंजम्पशन में चेंज कर दे। बात समझ रहे हो ना? तो कितना चेंज करे, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज डिवाइडेड बाई 100 प्लस परसेंटेज इंक्रीज इंटू 100। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना है, 20% इंक्रीज कर रहा है, डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20%, मतलब ये 100% ही है, ठीक है। 20% इंटू 100 तो कितना आ गया, 20 अपॉन 120 इंटू 100, तो आपका आ गया 100/6, आपका आंसर आ गया। तो 100/6 मतलब 50/3, 100/6 मतलब 50/3, तो 50/3 जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, बी ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लॉसरी का कोड ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लॉसरी का कोड ये है, ज्योग्राफी का कोड ये है, तो जियोलॉजी का कोड कितना होगा। तो सीरीज में इसमें पता क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है कि देखो 2 दे रखे हैं और तीसरा पूछ रहा है, तो आपको देखो कि जियोलॉजी में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं वो सारे इन 2 में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो सारे इन दोनों में आ रहे हैं। तो मतलब क्या होगा कि जी का जो कोडिंग होगी वो कितनी होगी, 9 होगी, ठीक है। जी की कोडिंग कितनी होगी, 9 होगी, तो जी की कोडिंग, जियोलॉजी में जी की कोडिंग कितनी होगी, 9 होगी। अब देखो ई चाहिए तुम्हें, तो ई की वैल्यू कितनी है, ई की कोडिंग कितनी है, 1 है, ठीक है। अब ओ चाहिए तुम्हें, ओ की कोडिंग कितनी है, 5 है, ठीक है ना। ओ की कोडिंग कितनी है, 5 है ना ओ की कोडिंग। उसके बाद एल की मैं बात करता हूं, तो एल कहां पे है, एल यहाँ पे है, तो एल की कोडिंग कितनी है, 7 है,
तो 9157 एक ऑप्शन आ रहा है बी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है ना, तो इजी क्वेश्चन था ये, देखने में डरावना लग रहा था थोड़ा, बट उसके बाद है देखो इसको वैसे इसका तरीका होता है, लेकिन तुम इसे एज्यूम कर सकते हो, मतलब इसे थोड़ा सा सोचोगे ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका एक वैसे एक प्रॉपर तरीका होता है, लेकिन मुझे अभी एग्जैक्ट तरीका याद नहीं है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि देखो, इंट्रोड्यूसिंग ए वुमेन अ मैन सेड, मतलब एक वुमेन की साइड देखते हुए एक आदमी ने बोला, क्या बोला, मतलब मैंने बोला, एक लड़की की तरफ देखते हुए मैंने बोला कि शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर फादर। तो आप इंफॉर्मेशन जो है वो यहां से शुरू करो, फादर के फादर, ठीक है, फादर के फादर की बेटी। ठीक है, तरीका इस तरीके से होता है कि पहले ये वाला पढ़ते हैं, फादर के फादर मतलब दादाजी, फादर के फादर मतलब दादाजी, और दादाजी की बेटी कौन हो गई, दादाजी की बेटी हो गई मतलब पापा की बहन हो गई, समझ रहे हो ना, बुआ हो गई तुम्हारी। ठीक है, मेरी वो कौन हो गई, बुआ हो गई, तो बुआ हो गई, तो अब आपसे पूछ रहा है कि मैन रिलेटेड टू द वुमन, तो जो आदमी है, मतलब मैं अपने पापा की बहन का क्या लगूंगा, तो सीधी सी बात, मैं अपने पापा की बहन का क्या लगूंगा, भतीजा लगूंगा, नेफ्यू लगूंगा। इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, टफ लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो उनके लिए मेथड्स की जरूरत पड़ती है, वर्बली क्वेश्चन वो होते नहीं है, तो ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद ये पैटर्न है, अब देखो यहीं से करने की कोशिश करते हैं। देखो ये इधर ये खाली, तो यहाँ पे जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये खाली बनेगा। ठीक है, अब देखो ये जो डिब्बा है, इसके अंदर देखो कि ये जो इधर गया, देखो इस वाले को इससे रिलेट करोगे तो ये जो बॉल है वो क्या आ गई, नीचे आ गई। ठीक है, एज इट इज रही, बस नीचे आ गई, बात समझ रहे हो, एज इट इज रही बस नीचे आ गई, तो इसमें क्या होगा, ये जो डब्बा होगा वो इधर आएगा, और ये जो बॉल है वो क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। बात समझ रहे हो, आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ठीक है, मतलब समझ रहे हो कुछ नहीं समझ में आया, कैसे, पहले जो बॉल है वो ऊपर से नीचे गई, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है, पहले ऊपर से नीचे गई, मतलब इधर से गई इधर, अरे यार पहले इधर थी फिर इधर आ गई। ठीक है, अब कहाँ जाएगी, अब इधर जाएगी, फिर उसके बाद फाइनल ये पोजीशन आएगी, तो इधर ही तो जाएगी, यही तो लाया मैंने, और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, ऐसे समझो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। कितने क्वेश्चन और बचे हैं यार, तो बहुत क्वेश्चन बचे हैं। CGPSC में सिर्फ टिक लगाऊंगा। ठीक है, ये वाला है कि 14,000 को डिवाइड करना है हमें एक्स और वाई के बीच में 3:4 में, तो वाई कितना अमाउंट लेगा, तो सीधी सी बात, वाई का जो अमाउंट होगा वो 4/7, मतलब वाई का जो रेशियो है 4 है, डिवाइडेड बाई 3 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 14,000। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसका, 8,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 क्वेश्चन। 81 क्वेश्चन है कि देखो इसे हम करते हैं, एक ट्रेन, देखो स्ट्रीम बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है कि स्ट्रीम की स्पीड 2 kmph है, और मैन की स्पीड स्टिल वाटर में 6 kmph है। ठीक है, और जो मैन है वो कहाँ जा रहा है, देखो टाइम टेकन बाय द मैन टू स्विम अपस्ट्रीम, 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, तो सीधी सी बात, तो मैं रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 6 - 2, तो कितना हो गया, 4 kmph हो गई तुम्हारी स्पीड। ठीक है, और डिस्टेंस कितना ले रहा है, 32 किलोमीटर ले रहा है, तो 32 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो कितना आएगा, 8 आवर्स आ गया, आंसर यही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन, देख दो, ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, आप ऐसे कर सकते हो इसे, ए क्यू मतलब एक्स क्यू, ये हो गया आपका वाई क्यू, ये हो गया आपका जेड क्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू नहीं, मतलब फैक्टर पूछ रहा है ना आपसे, फैक्टर पूछ रहा है, तो इसके फैक्टर पता है, आंसर जो होगा वो इसका या तो ये होगा या नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या सोच रहा है, वैसे पता है कंडीशन इसमें दी नहीं है, ये इसके फैक्टर ये वाले कब होते हैं, मतलब क्या हुआ कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू
प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू है, अगर इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर क्या होता है 0 होता है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 3xy z। मतलब 3 हो गया, x की जगह क्या है आपकी ये टर्म है, y की जगह ये टर्म है, ठीक है, और z की जगह ये टर्म है, ठीक है, क्यूबिक वन नहीं है। x की जगह a प्लस बी माइनस टू सी होगा, y की जगह b प्लस सी माइनस टू होगा, और z की जगह c प्लस a माइनस टू भी होगा। तो इसमें क्या होता है कि मेरे हिसाब से आंसर जो होना चाहिए वो नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं दे रखी कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा तो फैक्टर्स बन सकते हैं ये वाले, ठीक है, नहीं तो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आंसर जो होता है वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट क्या रहता है, तो ए और डी में से कोई भी ऑप्शन हो जाएगा, तो वो आंसर की ओरिजिनल आएगी, तभी पता चलेगा तुम्हें, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सीधी सी बात, टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, तो सम जो है वो 2 दिखा रहा है, ठीक है। तो टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू जो सम है वो कितना दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अब एक ऐसी कंडीशन कब होगी, ऐसी कंडीशन तब होगी जब क्या होगा कि दोनों एंगल इक्वल हो जाए। मतलब टेन 45 सुना है ना आपने, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उसी केस में क्या, उसी केस के अंदर आपको जो वैल्यू मिल सकती है वो आपको मिल सकती है 2 मिल सकती है, दोनों का सम। तो मतलब थीटा की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, 45 रखनी पड़ेगी। जैसे ही थीटा की वैल्यू 45 रखोगे तो टेन 45 और कॉट 45 1 1 हो जाएगा। तो इसमें देखोगे टेन 45 1 कॉट 45 1, तो 1 प्लस जो 1 होगा वो आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, 2 ही होगा इसका आंसर, और कोई आंसर बनता नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पोल हैं आपके, देखो 2 पोल हैं, एक की हाइट 16 मीटर है और दूसरे की हाइट कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि वर्टिकली अपराइट ऑन ए प्लेन ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 मीटर है। तो जब ये 8 मीटर है तो ये वाली डिस्टेंस भी 8 मीटर होगी। आपसे क्या पूछा है, टॉप्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो टॉप्स के बीच में डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि आपसे जो डिस्टेंस पूछ रहा है वो ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये वाली डिस्टेंस कैसे आएगी, ठीक है, 8 पता है ये है, अब ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 6 हो गई। तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम पता होगा तुमको कि जो हाइपोटेनस होता है वो 8 हाइपोटेनस होगा, वो कैसे होगा, ठीक है, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो मतलब आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। तो सीधी सी बात 10 हो गया इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेवर फिगर ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद हाइपोटेनस एसी। तो मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो हाइपोटेनस है आपका, हाइपोटेनस क्या है आपका, हाइपोटेनस एसी है, ठीक है। CD एक टेंजेंट है टू द सर्कल विद एट पॉइंट सी, और ट्राइंगल वो एंगल एबीसी की वैल्यू 70 है। मतलब एंगल एबीसी, नॉट एबीसी, बीएसी, एंगल बीएसी का मतलब ये वाला जो एंगल है वो आपको क्या दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है, और ये आपको पता है 90 डिग्री है। तो भाई जब 9 और 7 16 है, तो सीधी सी बात टोटल जो सम है ट्राइंगल का वो 180 होता है, तो ये 20 डिग्री हो गया। जैसे ये 20 डिग्री हुआ तो ये आपको पता है ये टोटल 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल जो है वो 70 डिग्री हो गया। जैसे ये 70 डिग्री हुआ तो आंसर आपसे पूछा क्या रहा है, आपसे बीसीडी एंगल ही पूछ रहा है, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो गया, 70 डिग्री हो गया। तो मतलब इजी था ये क्वेश्चन, कोई बोल नहीं था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेसिक मैथमेटिक्स थी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखो एक हॉल है, एक हॉल है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 15 मीटर है, ब्रॉड कितना है, 12 मीटर ब्रॉड है। इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग is equals to sum of the area of the floor walls, then the volume of the hall in cube। ये अच्छा क्वेश्चन है, पता है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको। 1200 है इसका आंसर। वैसे लेंथ दे रखी है आपको, विड्थ दे रखी है आपको सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर, ठीक है। फ्लोर का एरिया 15 इंटू 12 प्लस 15 इंटू 12, मतलब कुछ इस तरीके से होगा ना ये,
नहीं, कुछ इस तरीके से होगा ये, ठीक है। तो 15 × 12 और एक ही ऊपर वाले फेस का एरिया कितना होगा, 15 × 12, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग्स, मतलब फ्लोर एंड सीलिंग इक्वल्स टू सम ऑफ द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब दीवार का एरिया कितना होगा, मतलब ये जो एरिया होगा टोटल, वो दीवार का एरिया कितना होगा, तो दीवार का एरिया कितना होगा, दीवार का एरिया, मान लो ये हाइट वो कितनी है, ये हाइट h है, तो 15 × h और 15 × h, तो मतलब 15h, और इसका जो होगा वो होगा 12h, 12 × h, यहाँ पे 12 × h, तो यहाँ पे होगा 12h और मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। 2 क्यों, क्योंकि ये तो 15 × h तो एक ही वॉल का एरिया है ना, तो दूसरी वॉल का भी लेना पड़ेगा, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आपको बेसिकली करना क्या है, h की वैल्यू निकालनी है। तो h की वैल्यू आएगी आपकी, मैं कैलसी से करके देख लेता हूँ, मैंने इक्वेशन किया नहीं यार। तो 15 × 12 तुम्हारा 180, 360, 15 और 27 54h, ये हो गया आपका क्या, 54h। तो h की वैल्यू कितनी हो गई, h की वैल्यू कितनी हो गई, h की वैल्यू हो गई आपकी 360/54। और आपसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द हॉल, वॉल्यूम ऑफ द हॉल कितना होगा, L × B × H होगा, ठीक है। लेंथ कितनी है, 15 × 12, विड्थ हाइट कितनी होगी तुम्हारी 360/54। तो देखो 15 × 12 × 360 /54, तो आंसर क्या आया है इसका, जो आंसर आया वो आया है आपका 1200। बात समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, करना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने करके बता दिया क्योंकि इसमें डाउट हो सकता है लोगों को, ठीक है। आंसर हो गया 1200। उसके बाद देखो भाई यार, ये वाला क्वेश्चन भी मुझसे नहीं हुआ, इसका मुझे पैटर्न पता नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लेना क्या है इसका आंसर। मेरे हिसाब से 52 या 54 में से एक होगा, पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता है इसका, तो इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि पाइप ए और बी जो होते हैं, देखो आपसे बोला है कि पाइप जो होते हैं ना, ये जो पाइप है, ए पाइप है वो टैंक को फिल करने में 5 घंटे लेता है, बी जो पाइप है वो टैंक को फिल करने में 6 घंटे लेता है, और सी जो होता है वो खाली करता है 12 घंटे में। तो सीधी सी बात, आपको क्या करना है, और जितने भी 3 पाइप्स अगर साथ में ओपन कर दिए जाएं तो आपको टैंक कितनी देर में भर जाएगा। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम, मतलब 1 घंटे का काम, माइनस सी का 1 घंटे का काम। तो इसका एलसीएम लोगे तो आपका जो आएगा वो आएगा, जो भी एलसीएम आएगा ना, 17×51 = 60/17, 17/60 आएगा इसका, जो आएगा 17/60 आएगा, ठीक है। और इसका जो उल्टा करोगे तो आपका जो टाइम लगेगा वो आ जाएगा, मतलब 60/17 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ऑप्शन जो हो रहा है वो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है वीडियो हो गई लंबी, देखते हैं, चलो जो भी है। PQRST जो होता है वो एक साथ बैठे हुए हैं। अब देखो PQRST साथ किस तरीके से बैठ सकते हैं। अब PQRST, अब वो बोल रहा है कि T जो होता है वो 1 एक्सट्रीम एंड पे है, तो T या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, सीधी सी बात। और बोल रहा है कि P इज द नेबर ऑफ T, तो P नेबर है T का, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि P इज द नेबर ऑफ T एंड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, मतलब समझ रहे हो ना, Q के लेफ्ट में तीसरा, Q के लेफ्ट में तीसरा। अब यहाँ पे देखो Q यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि Q यहाँ पे आएगा तो P जो होगा वो Q के राइट में हो जाएगा, तो ये वाला केस खत्म हो गया। तो आपको ये वाला कंसीडर करना पड़ेगा, और आपको ये वाला कंसीडर करोगे तो क्या बोल रहा है कि P जो होता है वो Q के लेफ्ट में तीसरा है, मतलब पहला, दूसरा,
तीसरा, ये हो गया क्यू, और क्यू के लेफ्ट में तीसरा जो हो गया वो क्यू हो गया। तो हु इज, अब आपसे बोल रहा है कि हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ टी, राइट ऑफ टी से चौथे नंबर पे कौन सा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे नंबर पे जो आया आपका क्यू आया, आंसर हो गया क्यू। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम इज टॉलर देन श्याम, तो राम सीधी सी बात, राम जो होता है वो श्याम से बड़ा है। उसका बाद है यदु जो होता है वो राम से बड़ा है, तो यदु राम से बड़ा हो गया। अब बोल रहा है कि मोहन जो होता है वो यदु से तो बड़ा नहीं है लेकिन राम से बड़ा है, ठीक है। मोहन जो होता है वो, मोहन इज ऑल्सो नॉट एज टॉल एज यदु, मतलब मोहन यदु से तो बड़ा नहीं है लेकिन राम से बड़ा है, राम से बड़ा है मोहन, तो मोहन यहाँ पे आ जाएगा बीच में, ठीक है, मोहन बीच में आ जाएगा। तो अब आपसे पूछ रहा है कि हु इज टॉलेस्ट इन देम, तो मतलब सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा तो भाई सब यदु ही है, बात समझ रहे हो ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्यादा नहीं बचे, 8-9 क्वेश्चन और बचे, बस खत्म करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन भी नहीं है, ये वाला कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट करना भी एक अपने आप में रिस्क लेने की बात होती है, तो इनको अटेम्प्ट करना भी नहीं चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस को टाइम बचे तभी करना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी मुझे नहीं पता कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, देखो 6 मेंबर है फैमिली के अंदर और एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। बी इज द सन ऑफ सी, बी जो है वो किसका, देखो बी जो होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बी जो होता है वो किसका बेटा है, कहाँ लिखे, बी जो होता है वो बेटा है किसका, सी का, ठीक है। बी इज द सन ऑफ सी बट सी इज नॉट अ मदर ऑफ बी, सी जो होता है वो मदर नहीं है तो फादर होगा भाई, सीधी सी बात। उसका ए और सी मैरिड कपल है, ए और सी मैरिड कपल है तो ये भाई होमोसेक्सुअल तो नहीं हो सकते भाई, सीधी सी बात, ए और सी, तो ए जो होगी वो फीमेल होगी, बात समझ रहे हो। उसके बाद ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई जो होता है वो सी का भाई है, सी का भाई, भाई को मैं इस वाले चिन्ह से लगा रहा हूं, तो ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई जो है वो भाई है, ठीक है। उसके बाद डी इज द डॉटर ऑफ ए की डॉटर कौन है, डी है। उसके बाद एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, एफ जो है क्या है, भाई है बी का। अब बात खत्म, अब क्या करना है कि मेल मेंबर कितने हैं फैमिली के अंदर, तो मेल मेंबर कितने हैं, देखो पॉजिटिव जो लग रहा होगा मेल होगा, तो 1 1 2 3 4 मेल मेंबर है। आंसर, हु इज द मदर ऑफ बी, बी की मम्मी कौन है, बी की हु इज द मदर ऑफ बी, तो बी की मम्मी कौन है, तो बी की मम्मी जो होगी वो कौन होगी, ए होगी, सीधी सी बात, फीमेल ऊपर वाली सीरीज में ए ही आ रही है, ए हो गई। उसका हाउ मेनी चिल्ड्रन ए है, तो ए के कितने बच्चे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए, इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, तो ए के कितने बच्चे हैं, तो कुछ लोग खाली एक ही लगा के आ जाएंगे, लेकिन ए का देखो, ए का जो डॉटर है वो ये हो गई। अब सी का बेटा बी है, सी का बेटा बी है तो ए का भी बेटा होगा भाई वो, ठीक है। और बी का भाई एफ है, बी का भाई एफ है, जब भाई एफ है तो वो भी इसी का बेटा होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फीमेल मेंबर का पेयर कितना है, तो फीमेल मेंबर का पेयर देखो एडी होगा, क्यों, डी डॉटर थी ए माता थी, तो सीधी सी बात ये हो गया, ठीक है। चार्ट देख लेना अगर तुम्हें कंफ्यूजन है, फिर भी चार्ट में बनाता जा रहा हूं। देखो इसमें क्या करना है आपको, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 12 मैन और 16 बॉयज जो होते हैं वो एक काम को 5 दिन में करते हैं, ठीक है। कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं। अब 13 मैन और 24 बॉय जो होते हैं वो कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में करते हैं। तो रेशियो ऑफ द डेली वर्क डन बाय ए मैन टू ए बॉय, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे, उसका रेशियो निकाल दोगे तो आंसर क्या आएगा, ये 2:1 आएगा, इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दो इक्वेशन है, बस सॉल्व करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ द ग्राफ ऑफ x + 2y = 3 एंड 2x - 3y = -1 अल्फा बीटा पॉइंट पे मिलते हैं, तो सीधे बात जब जिस पॉइंट पे मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, आपका मोटिव क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर दोगे, x की वैल्यू 3 - 2y रख दोगे यहाँ पे,
मतलब इसे सॉल्व करोगे x इक्वल्स टू 3 - 2y, ठीक है, -3y इक्वल्स टू -1। यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, ठीक है। जब y की वैल्यू 1 रखोगे, कोई सी भी इक्वेशन में रखोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो सीधी सी बात, तो आपसे पूछ क्या रहा है, 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा मतलब 2 इंटू 1 - 1, यहाँ से आ गया 0, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो 13 जनवरी ऑफ लीप ईयर इज संडे, देन व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ द मार्च। मार्च का फर्स्ट डे कौन सा होगा? तो देखो लीप ईयर किससे बोलते हैं, जिसमें फरवरी जो होता है ना, फेब्रुअरी जो होता है वो 29 की होती है, 29 डेज की होती है, तो उसे लीप ईयर बोलते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि 13 जनवरी एक लीप ईयर है, उसके अंदर 13 जनवरी को संडे आता है, तो मार्च का फर्स्ट डे कितना होगा, मतलब फर्स्ट ऑफ मार्च जो होता है उसमें कौन सा दिन होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो सैटरडे होगा। अब सॉल्व करके बताऊंगा भी नहीं और मुझे पता भी नहीं है, मेथड जो होता है यार भूल जाते हैं, पता टाइम के साथ साथ। तो आंसर सैटरडे है, ये मैं चेक कर चुका हूँ एक बार, ठीक है। अब उसके बाद सीधी सी बात, अब इसके बाद क्या है, ये जो आंसर है ये मैच कर लेते हैं, इसमें खाली मैं आंसर ही बताऊंगा, क्योंकि अब देखो कौन सी गुफा जो है वो चूना पत्थर गुफा है, तो जो कांगेर चूना पत्थर बेल्ट पर गठित है, तो आंसर है इसका कोटमसर गुफा। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सबसे कम जनघनत्व है? तो नारायणपुर में सबसे कम जनघनत्व है। उसके बाद ठीक है, जो मैं आंसर बता रहा हूँ ना वो एग्जैक्टली सही है, ठीक है, और जिनमें मैं कंफ्यूजन बता रहा हूँ मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कंफ्यूजन है, मतलब कुछ भी सही हो सकता है, तो मतलब पागल बनाने का काम नहीं है मेरे यहाँ सीरीज में, मैं जो है वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जो भी है, नहीं तो मैं बोल दूंगा कि नहीं आता, फालतू में मतलब नहीं है ना किसी को गुमराह करने से। छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी सही है, छत्तीसगढ़ में मानसून जो होता है वो बंगाल की खाड़ी से आता है। उसका नेक्स्ट है आपका कि उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि कौन सी है? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आंसर वैसे सरगुजा बेसिन होने के चांसेस है, अब डिपेंड करता है कि वो आयोग क्या आंसर देता है, तो आंसर वैसे सरगुजा बेसिन ही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, इसको स्टार मार्क कर लेना जिसको, ठीक है। उसका नेक्स्ट है कि दक्षिण दुर्ग मतलब छत्तीसगढ़ का है, दक्षिण दुर्ग जिले के दिल्ली राजहरा की पहाड़ियों में किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? तो हेमेटाइट मिलता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका गला सूख गया मेरा बोलते बोलते। उसका नेक्स्ट है आपका 104 का आंसर है आपका कौन सा? ए, ठीक है, देख लेना तुम इसको। महानदी देखो ए का 3, उत्तरी भाग बघेल सरगुजा, दक्षिणी भाग को महानदी बेसिन की बात कर रहे हैं, दक्षिणी भाग को क्या बोलेंगे हम? दंडकारण्य, और पूर्वी भाग को हम क्या बोलेंगे? उड़ीसा की पहाड़ियां, और पश्चिमी भाग को क्या बोलेंगे? मैकल श्रेणी, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आंसर्स मिला लेना, जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, जो नहीं बता रहा वो बता ही नहीं रहा, ठीक है ना। उसके बाद छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिले के उपखंड क्या है? तो मुंगेली जिले के जो उपखंड है वो आपके तुम्हारे क्या? मुंगेली पठारिया, मतलब मुंगेली पथरिया और लोरमी, ठीक है ना। उसके बाद है कि छत्तीसगढ़ का शिमला किसे बोलते हैं? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा फेमस भी है, मेन पार्ट जो होता है वो छत्तीसगढ़ का शिमला बोला जाता है। उसका आता है कि लोरू घाटी, जो लोरू घाटी है वो किसके लिए फेमस है? तो लोरू घाटी जो होता है वो फूलों के लिए फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था? तो वो था आपका जाजलदेव प्रथम, ठीक है। उसके बाद है आपका मराठा काल में सेवई क्या था? मराठा काल में जो सेवई था वो अर्थदंड या जुर्माना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन जो है वो कहाँ हुआ? तो छत्तीसगढ़ का जो प्रथम मजदूर आंदोलन है वो कहाँ हुआ? राजनांद गांव में हुआ। उसके बाद है कि महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी रखा गया? तो रतनपुर का नाम रत्नावलीपुरी रखा गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका
सन 1947 के पूर्व छत्तीसगढ़ में प्रमुख परगनों और जमींदारों की संख्या कितनी थी? तो परगना और जमींदारों की संख्या जो थी वो 927 थी। दिस इज 927। उसका संत सतगुरु घासीदास के उत्तराधिकारी जो थे वो कौन थे? तो वो बालक दास जी थे। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान की सत्याग्रही थी? तो किस स्थान की सत्याग्रही थी? वो आंसर है आपका महासमुंद। उसके बाद है राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना प्यारेलाल जी ने करी थी। उसके बाद है आपका रायपुर षड्यंत्र केस के नायक कौन थे? तो रायपुर षड्यंत्र केस के जो नायक थे वो परशुराम सोनी थे। उसके बाद है आपका कि गुंडाधुर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के जननायक थे? तो आंसर है इसका क्या? बस्तर के जननायक थे। उसके बाद है कि ओसहा पानी जो होता है, ओसहा पानी वो से क्या तात्पर्य है? ठीक है, ओसा पानी से तात्पर्य है आपका दवायुक्त पेय पदार्थ, मेडिकेटेड बेवरेज। ठीक है। उसका है कि छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? तो कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? मूलिया जनजाति प्रसिद्ध है काष्ठ कला के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हरियाली अमावस्या को छत्तीसगढ़ी महिलाएं जो है वो घर के मुख्य द्वार की दीवारों पर गोबर से क्या बनाती हैं? तो गोबर से जो बनाएंगी वो क्या बनाएंगी? सवनाही बनाएंगी। उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के समय, एक सेकेंड, अक्षय तृतीया के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो कौन सा पर्व मनाया जाता है? पुत्रा पुत्री पर्व मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर पसंद आए तो कमेंट करके बता देना, अगर अच्छी लगे तो, नहीं अच्छी लगे तो भी बता देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है। बहुत मेहनत लगी है मुझे इस वीडियो को बनाने में, ये सिर्फ आपके लिए किया है मैंने। ऑब्वियस सी बात है कि मैं करूंगा भी किसके लिए? आप ही के लिए। व्यूअर्स आप ही हो ना, आप ही लोग सपोर्ट करोगे तभी तो होगा कुछ। देखो छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है? तुरतुरिया जो है वाल्मीकि से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है? तो आए है आपका ये राई डांस जो होता है वो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है। उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़ का प्रमुख प्रणय गीत कौन सा है? प्रमुख प्रणय गीत जो होता है वो है आपका ददरिया। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में संगीत के लिए किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? छत्तीसगढ़ में संगीत के लिए जो वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं वो चिकारा, खंजरी, डपली, सारे वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, एक तो ये नीचे ऊपर करने में बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है। चलो, उसका है कि रतनपुर छत्तीसगढ़ के कवि गोपाल द्वारा निम्नलिखित कौन सी पुस्तक कौन सी है? तो राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि, खूब तमाशा, सारी लिखी है इन्होंने। उसका कोरबा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है? तो मृतक संस्कार को नवाघनी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है कि बस्तर का जो प्रचलित डंडारी नाच है वो किस अवसर पर नाचा जाता है? बस्तर का जो प्रचलित डंडारी नाच है वो किस पर? होली के अवसर पर किया जाता है डंडारी नाच। उसके बाद है आपका कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत जो होता है महिलाओं को, कि महिलाओं के लिए आरक्षित होता है? तो 50% आरक्षित होता है। 50%, आधा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जनपद पंचायत की समितियों के कृत्यों को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना हमें जनपद पंचायत की कृतियों को। तो आंसर इसका देखो कि इसमें देखो आपको एक ही मैच कर लोगे ना, सहकारिता एवं उद्योग समिति जो होता है ना उसको अगर आप मैच कर लोगे तो सहकारिता एवं उद्योग समिति की मैं बात करता हूँ। नहीं तो एक और 3 है, तो एक और 3 2 ऑप्शंस में। ठीक है। अब देखो कि डी, देखो डी, सामान्य प्रशासन समिति। सामान्य प्रशासन समिति जो होता है वो श्रम और जनशक्ति योजना होती है। तो डी का हो गया 1। तो आंसर क्या हो गया आपका? ये सी हो गया। बात समझ रहे हो? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सरपंच बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सी गलत है? तो देखो आवेदक जो है पंच होने की पात्रता रखता है, वो सही बात है। आवेदक जो होता है वो
संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, सही बात है। ऐसा आवेदक किसी कोऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष ना हो, सही बात है। और ऐसे आवेदक की पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो। तो जमीन से रिलेटेड ऐसा कुछ प्रावधान नहीं होता है, तो ये वाला सही हो गया। मतलब गलत पूछा है ना, तो ये वाला हो गया। उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्यवाही एवं अभिलेख किस भाषा में लिखा जाता है। तो इसमें देखो दो चीजें। अब मेरा एक फ्रेंड है छत्तीसगढ़ का, मैंने उससे पूछा था, क्योंकि ऐसे आंसर जो होता है वो नहीं मिलेंगे तुम्हें कहीं, गूगल पे सर्च कर लो आप, नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो मैंने पूछा उससे कि कौन सी भाषा, तो मोस्टली जो होता है वो बता रहा था हिंदी है। तो अब हिंदी और छत्तीसगढ़ी में से क्या होता है कि कुछ भी ले सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है अब उस पे क्या बोलते हैं तुम्हारे पे, क्या बोलते हैं यार, तुम्हारा ये आयोग है वो जो आंसर की आएगी ऑफिशियल, उसका वेट करना ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो हिंदी होगा, बाकी तुम देख लेना। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार पंचायतों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर निश्चित करती है। तो किसकी सिफारिश पर करती है, तो ये सीधी सी बात है, तो इजी क्वेश्चन है। ये जो होता है फाइनेंस कमीशन पे, वित्त आयोग पे करती है। फाइनेंस के दो आए थे ना क्वेश्चन, एक जीएसटी काउंसिल वाला भी आया था कि जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया या फाइनेंस कमीशन हो गया। उसका नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित दाऊजी मंदराजी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो क्षेत्र है वो लोक कला का क्षेत्र है। उसका छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं। प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट जो है वो रामगढ़ से मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ का गांधी जो है वो कौन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा है। और बेबरा आदिम कृषि किस जनजाति के द्वारा की जाती है। तो बेबरा आदिम कृषि जो होती है वो बैगा के द्वारा की जाती है, बैगा। उसके बाद स्त्रियों के माथे पर गोदना गोदवाना किस जनजाति की विशेषता है। तो किस जनजाति की विशेषता है, मूरिया जनजाति की नहीं। स्त्रियों के माथे पर जो होता है बिरहोर की विशेषता है, ठीक है। उसके बाद है रेला गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है। तो रेला गीत जो होता है मुरिया का प्रमुख गीत है, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण किस व्यक्ति के नाम पर किया गया। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो नामकरण है वो मिनी माता के नाम पे किया गया है, आई थिंक सो, ठीक है। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। तो वो है आपकी सरगुजा में है, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, अंबिकापुर सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना। उसका नेक्स्ट है आपका कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम महानिदेशक जो थे वो शुक्ल जी थे, कौन से, एस.एम. शुक्ल जी। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग जो है वो कहाँ पे है। छत्तीसगढ़ का जो एकमात्र जूट उद्योग है वो कहाँ पे है, रायगढ़ में है। उसके बाद छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना जो है वो छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना को का प्रारंभ किस पर्व से हुआ। तो किस पर्व से हुआ, हरेली से हुआ। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्वामी आत्मानंद शासकीय है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत प्रथम चरण में कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए। तो स्कूल खोले गए थे वो 52 स्कूल खोले गए थे करीब, ठीक है। उसके बाद है आपका कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की फसलों की सुरक्षा और उनकी आय बढ़ाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है। तो कौन सी योजना प्रारंभ की है, वो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। उसके बाद है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोविड महामारी के दौरान मार्च 2020 से कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी एप्लीकेशन की। तो पढ़ाई तुहर द्वार, ठीक है, पढ़ाई तुहर द्वार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट चल रहा है बस। देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ठीक है। मुझे लगता है देखो कुछ लोग क्या होता है देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। उसका देखिए चैनल की बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ की योजनाओं के प्रारंभ दिवस। तो आप देखो इसमें आपको देखो मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना वो कब की गई थी। सुगम सड़क योजना जो है वो 2 अक्टूबर को की गई थी, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब एक ही ऑप्शन पता है तो आप कर सकते हो। तो वैसे भी ऑप्शन बता दिया है मैंने।
मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो थी वो R.D. बनर्जी ने की थी। तो R.D. बनर्जी मतलब दखलदास बनर्जी ने की थी। उसका चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक जो है वो खारवेल, किस शासक का खारवेल जो है वो किस स्थान का राजा था? किस स्थान का राजा था? कलिंगा का राजा था। आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सेट्स भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे इसका ये जो पेपर है सेट सी है उसकी PDF दे दूंगा मैं, ठीक है। जिसे चाहिए वो मांग लेना ग्रुप ज्वाइन करके, ठीक है। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बस और क्या, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मतलब वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना वीडियो के कमेंट सेक्शन में कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी नहीं लगी, जैसा भी है वो आप बता देना, ठीक है। तो बस इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो क्विट करता हूँ मैं।